आपके हिसाब से वो लास्ट क्यों फिनिश किया उन्होंने, और क्या वो ड्रेसिंग रूम डायनामिक्स का इश्यू था? नया माहौल था, नए नए लोग थे, नया कॉन्सेप्ट था। आप पहले साल आपके साथ वीवीएस लक्ष्मण कप्तान शुरू हुए और उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट कप्तान बने। कैसा था उनके साथ डील करना? वो बैलेंस करना कोच का काम होता है, कैप्टन का काम होता है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट दिया गया है, उनको एम्पावरमेंट दिया गया है। और आपके हिसाब से क्या आपको लगा तभी पहले 2 साल में कि ये सिस्टम और बेहतर हो सकता है? ओनर्स तो पैशनेट होते हैं, इसीलिए उन्होंने टीम्स लिए, जीतना भी चाहते हैं। थोड़े ऐसे हैं कि वो डिस्टेंस करते हैं एक पॉइंट के बाद, थोड़े ऐसे हैं कि पूरे घुस जाते हैं। लेकिन थोड़े सालों में ऐसा हो गया, ये एंड ही हो गया कि मुझे आईपीएल खेलने मिल रहा है ना, अभी इंडिया मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा चैलेंज था बिकॉज साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जैसे आपने पहले बताया कि यू हैव टू बिल्ड अ टीम फॉर इंडिया, एंड बाद में पता चला कि यू आर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में एक बार फिर वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, शिशिर हाथंगड़ी, फॉर्मर मुंबई क्रिकेटर एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट डेक्कन चार्जर्स एंड फॉर्मर डायरेक्टर एट मुंबई इंडियंस एज वेल। शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई जस्ट वांट टू नो, 2008 में हाउ डिड दैट रोल विद डेक्कन चार्जर्स कम अबाउट? बिकॉज नो वन न्यू एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं पता था। कैसे हुआ और व्हाट आर योर थॉट्स? चंद्रेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आ रहा है बात करने को, और ये जो यादें हैं बहुत पहले की है, लेकिन मुझे याद है मैं थोड़ा बहुत काम आईसीएल के साथ कर रहा था उस जमाने में। और आईसीएल शायद वो एक रिबेल लीग जो कहते थे, तो मैं तो रिटायर्ड क्रिकेटर था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कुछ काम करने के लिए उनके लिए। तो वहां से ऐसी बात हुई कि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, काम कर रहा था, और फिर मुझे एक कॉल आया एक एजेंसी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दे हैड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप डेक्कन चार्जर्स। इट वाज अ कंपनी कॉल्ड ग्रुप एम। So they had a meeting with me, and the first challenge was, of course, to get a NOC from ICL and get accepted by Lalit Modi. He was not very happy about the fact that somebody from the ICL was approached to help them structure the Deccan Chargers team. वैसे देखने जाओ तो they were early days, नया माहौल था, नए लोग थे, नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर ललित ने परमिशन दी मुझे कि आप काम कर सकते हो डेक्कन चार्जर्स की टीम बनाने में। तो हमने काफी, आजकल जो मॉक ऑक्शंस होते हैं लोगों के आईपीएल में, तभी हमने एक मॉक ऑक्शन ऑफिस के रूम में किया था, जहाँ 2 ही जन थे, और हमने यही सोचा था कि क्या होता है क्रिकेट जैसे, हम भी सोचते हैं कि सामने वाले कैसे खेलेंगे तो हम क्या करेंगे। तो उसी वजह से वही एक क्यू लेके हमने एक एक करके टीम बनाएंगे। हमने सोचा कि पंजाब वाले हैं, पंजाब के प्लेयर पहले लेंगे, मुंबई वाले तो हम हैदराबाद वाले हैं, हम क्या करेंगे। तो हमने सोचा इसको ले उसको ले, फिर उसमें से ही हमने सोचा कि ये वक्त अच्छा है। मैंने देखा था रोहित शर्मा का टैलेंट सही था, एंड we decided to bid for him in the auction, and that was probably one of the biggest buys, not in money but in terms of strategic purchases, के कोई ज्यादा उसके पीछे कोई दौड़ नहीं रहे थे ज्यादा, और हमें पता था हम पोटेंशियल पे ले रहे हैं। हालांकि रोहित की करियर
तभी तभी शुरू हुई थी इंटरनेशनल। ऐसा भी नहीं है कि वो इतने बड़े एक्सपीरियंस से आ रहे थे, लेकिन हम परसेप्शन पे भी जाते हैं कभी कभी, ऑक्शन में जाते हैं तो यंगस्टर्स को लेते वक्त हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा बन सकता है, उसका जो गेम है वो अलग है और टीम के कॉम्बिनेशन में काफी वैल्यू ऐड कर सकता है। तो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ कि एजेंसी, आपका सवाल तो यही था कि कैसे आगे हम ये मिक्स में, और मिक्स ऐसा था कि शायद उन दिनों में ज्यादा लोग नहीं थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को इतना फॉलो करते थे। अभी बहुत जन है तो, और यंगर भी है, तो वो एक मौका मिल गया और वो स्ट्रक्चर करने को एक मौका मिल गया। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ कि हम लीग में लास्ट आए होंगे। बट वो टीम जो था, आपने जो टीम खड़ी की थी उसमें काफी बड़े नाम थे, गिलक्रिस्ट, आफरीदी, साइमंड्स, गिब्स, मतलब इट वाज अ स्टार स्टडेड टीम। और आपके हिसाब से वो लास्ट क्यों फिनिश किया उन्होंने, और क्या वो ड्रेसिंग रूम डायनामिक्स का इश्यू था, एक्सपेक्टेशन काफी मैनेजमेंट का इश्यू था? चंद्रेश, काफी चीजें थी। एक तो एक जो माहौल बनता है क्रिकेट में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, वो एक नए दिन थे तो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। टीम कैसे चले, टीम का कॉम्बिनेशन कैसा चले, पैरामीटर्स उस जमाने में अलग था। 20 ओवर में कितने रन सेफ है या नॉन सेफ है, पावर प्ले में कितने रन होने चाहिए, वो सब नया माहौल था। आई मीन, और टीम अच्छी थी क्योंकि सेकेंड ईयर में चैंपियन बने, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में। तो टीम, देखिए मैं मानता हूं कि ये जो आईपीएल का, ये T20 का जो माहौल है, उसमें थोड़ा आपको लक भी चाहिए। सब टीम कोशिश करते हैं माहौल बनाने का, एनवायरनमेंट जो बोलते हैं, टीम एनवायरनमेंट वगैरह, लेकिन एक मोमेंटम भी होता है। आप 2-3 मैच हार गए तो टीम का जरा मूड नीचे हो जाता है, और थोड़ा लक की कमी चाहिए होती है। की प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। देखिए, आप पूरे सीजन कितना भी आप रन करो या कितने भी विकेट्स लो, उन 40 दिनों में आप क्या करते हो इम्पोर्टेंट है। वो हम शायद कभी भूल जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्रिकेट में कि आप एक प्लेयर को खरीदते हो, एक उसको पैसा देते हो और कहते हो कि मुझे ROI चाहिए, लेकिन इफ यू गो टू सी, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट what sort of form they strike in those 40 days of the IPL, which makes all the difference and justifies how much you've been bought for. Because after all, इसमें क्या है कि it's like paying you money for a deliverable, और वो deliverable 40 दिन का ही है। वो deliverable आप पहले क्या करते हो, सिर्फ आपका रेट और या प्राइस पॉइंट है या रेट कार्ड है, वो जस्टिफाई करता है। बट वो जो पैसा मिलता है आपको, it doesn't justify performance. Today, if you see in today's IPL, Shreyas Iyer is probably much more than the amount he got in the auction, because he has led the team, he's won them crucial matches. But if he had failed, everybody would have been asking questions as to does he really deserve this, which they are asking of Rishabh Pant. So it's always a hit and miss. It doesn't mean कि player की value नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि माहौल, फॉर्म, बहुत चीजें इम्पोर्टेंट होती है। आप पहले साल आपके साथ VVS लक्ष्मण कप्तान शुरू हुए और उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट कप्तान बने। कैसा था उनके साथ डील करना? देखिए, सबके साथ एक क्रिकेटर होने का एक एडवांटेज होता है कि हम समझ सकते हैं गेम। हालांकि हम एक दूसरे लेवल पे खेले हुए हैं, वो लेवल पे नहीं खेले, लेकिन हम प्लेयर्स के इनसिक्योरिटीज को समझते हैं। जो भी क्रिकेट खेला हुआ होगा कौन से ही माहौल में, उसे पता है कि एक इनसिक्योरिटी होती है। एक विक्ट्री का जो नशा होता है या सेलिब्रेशन होते हैं, उसके सामने हार की एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो भी झेलना पड़ता है। तो फर्क होता है जब कोई मैनेजमेंट साइड से क्रिकेट समझ सके, जो समझ सके कि इट वर्क्स बोथ वेज। एंड इट वाज अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस विद Gilchrist and also with Lakshman. Lakshman unfortunately got unfit after a couple of games, and
he was kind enough तभी not to take the icon player status because of the budget or whatever you call it, the bank we had for the auction. So तभी थोड़े नए दिन थे तो लोग भी फिगर आउट कर रहे थे कहाँ जाना है इसमें, you know. Lakshman हालांकि was not exactly the most ideal T20 player, but being a local, being from Hyderabad, फ्रेंचाइजी चाहती थी कि वो उनके साथ रहे, क्योंकि एक माहौल भी क्रिएट करना था कि यू नो हमारे लोकल प्लेयर्स, तभी एक वो दूसरा रूल था कि कैचमेंट एरियाज के प्लेयर्स कंपलसरी होंगे, वो सब थे. बट आईपीएल इवॉल्व हो गया, तब से बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं और पैसा भी ज्यादा हो गया. तो पहले साल से आपने क्या सीखा जो आपने अगले साल मुंबई इंडियंस में अप्लाई किया, और आपने डेक्कन मतलब छोड़ना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो काम मैंने करना था वो हो चुका था. उसके बाद प्लेयर्स पे होता है, कोचेस पे होता है. आप स्ट्रक्चर करते हो टीम, उसके बाद आप क्या करोगे वहां, क्योंकि आप ग्राउंड के अंदर तो कुछ नहीं, आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. स्ट्रैटेजी में कभी कोच आपको 1-on-1 कुछ इनपुट्स लेते हो बिकॉज यू आर अ क्रिकेटर एंड यू आर द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स. सो ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं लगा, क्योंकि कुछ इनपुट कुछ ज्यादा उसमें, एक बार टीम स्ट्रक्चर हो गई और ग्राउंड पे खेलने आते तो आपका कुछ काम नहीं रहता. तो जब मुंबई इंडियंस ने बुलाया था कि हमें जरा रिस्ट्रक्चर करना है टीम, तो मैं वहां गया. उसमें काफी चीजें हुई कि वो भी एक नई टीम थी, उनको भी ऐसा मन में था कि एक मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बीच में एक लिंक हो. शायद आपको याद होगा, सेकेंड ईयर साउथ अफ्रीका में हुई, और अगेन हमने जो टीम सिलेक्ट की थी वो ज्यादातर इंडियन कंडीशंस के लिए थी, और साउथ अफ्रीका में माहौल बदल जाता है, कंडीशंस बदल जाते हैं. तो हमने शायद अच्छा लास्ट तो नहीं आए, पर सेकंड लास्ट तो या थर्ड लास्ट आए थे उस टूर्नामेंट में. काफी पुअर परफॉर्मेंस था हम देखने जाए तो. लेकिन हमारी वो टीम भी उसके बाद काफी आईपीएल में अपना नाम बना चुकी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थिंकिंग तो राइट थी. इसीलिए उसके बाद जब 2 साल के बाद जब मैं आईपीएल से थोड़ा निकल गया, तो एक टीम ने मुझे अप्रोच की, तो मैंने उनसे कहा था कि आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि पहले साल में आप लास्ट ही आओगे. तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? ऐसे मेरी कुंडली कहती है कि पहले साल में लास्ट आओगे, पर उसके बाद जीतने के चांसेस अच्छे हैं. तो ये ऑन अ फनीयर नोट मैंने उनसे कहा था. बट आई थिंक नाउ ओवर द लास्ट 15 years, आई थिंक एम्पावरमेंट जो होता है, जो कोचेस को दिया गया है या कप्तान को दिया गया है, वो इतना सॉलिड है, इतना रोबस्ट है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, और उनके डिसीजन सब ले जाते हैं. कोई ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, क्योंकि जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे इसमें, उतनी कंफ्यूजन होगी. ऑलरेडी हमें पता है कि ओनर से भी कंफ्यूजन आता ही है, वो कुछ कम नहीं होता है, बिकॉज उनकी एसेट है, उनके पैसे है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट जायज है. बट कभी कभी देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रियलिटी एंड डिल्यूजन, और वो बैलेंस करना कोच का काम होता है, कैप्टन का काम होता है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट दिया गया है, उनको एम्पावरमेंट दिया गया है, उनको अथॉरिटी दिया गया है ये करने, ये हमारा मकसद है, ये जर्नी है, आप जर्नी को कैसे ले जाओगे. तो जितने कम लोग इन्वॉल्व है उतना अच्छा ही होगा. आप देखिए सक्सेस वाइज सीएसके ने बहुत अच्छा किया है इतने सालों में. शायद अभी थोड़ा रीबिल्डिंग कर रहे हैं, बट इतने सालों में बिकॉज बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते थे टीम बनाने में. सिमिलरली जब रोहित आए तो मुंबई इंडियंस के भी बहुत कम लोग होते थे. केकेआर ने जितना सक्सेस पाया है वो तो कोच और कैप्टन के बीच में ही होता था. सो आई थिंक टू मेनी कुक्स आल्सो स्पॉइल द ब्रॉथ.
and spoil your khichdi in the IPL. तब ओनर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होता था 2008-9 में? आजकल तो मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तब उतना इन्वॉल्वमेंट होता था टीम को बिल्ड करने में, स्ट्रेटजी बिल्ड करने में? और बहुत बहुत इतना होता था कि हमें कभी कभी शर्म आती थी कि भाई क्या बोल रहे हैं आप। और जैसे मैंने कहा, जायज है, उनका पैसा है, उनकी एसेट है, उनकी स्पेस है, उनको भी इनपुट देना होता है। बट कभी कभी ऐसा जब बात करते थे, ऐसा लगता था कि शायद एक क्रिकेट खेले होते, थोड़ा वो सक्सेस फेलियर का भाव रहता उन्हें या अंडरस्टैंडिंग रहता तो सोचते अलग। बट ऐसा सोच नहीं है। सोच तो जीतना है, सोच तो इतना पैसा लगाया है, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। तो कभी कभी पहले साल में तो मुझे डेक्कन चार्जर्स में तो बहुत अजीब अजीब बातें याद आती है कि टीम मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते थे, कभी कभी इनपुट्स देते थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और थोड़ा शर्म भी आता था उस माहौल में बैठना, क्योंकि वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें पता है कि ये सही नहीं है और ये जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन झेलना पड़ता है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉइज हो। आप वहां बैठे हो क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया है, और प्लेयर्स भी वही सोचते हैं कि चलो बोल रहे हैं, बोलने दो। देखिए, एक बार 75 यार्ड्स के अंदर आप जाओगे तो ये सब भूलना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें ये मायने नहीं रखती। फिर बैट होता है, बॉल होता है, फील्डर्स होते हैं, खेल होता है, तो उसको झेलना भी इम्पोर्टेंट है। लोगों का टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है, उनका नजरिया भी चेंज होता है। मैं तो कहता हूँ, प्लेइंग फॉर इंडिया और प्लेइंग फॉर योर कंट्री इज मच मोर डिफरेंट। यू आर आंसरेबल टू पब्लिक एट लार्ज। हियर यू आर आंसरेबल फर्स्ट टू द ओनर्स, देन टू द फैंस। तो क्या ये एक चैलेंज था? उसके अलावा ये भी चैलेंज था, जैसे आजकल तो स्काउटिंग सिस्टम है, सपोर्ट स्टाफ पता है आपको क्या लेना है, वो भी था चैलेंज? क्योंकि पहले 2 साल तो सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे थे एज सपोर्ट स्टाफ, और स्काउटिंग का कोई सिस्टम भी नहीं था। देखिए, तभी ऐसा था ना कि मैंने जैसे कहा, टू मेनी कुक्स थे। तो आप किसी को रेकमेंड करो तो कोई और वो कॉन्टेस्ट करता था। आई थिंक ईयर 2-3 में बहुत कुछ चेंज हो गया, और इतना चेंज हो गया कि एक स्ट्रक्चर आ गई उसमें। आप स्काउट्स की बात करो, आप एकेडमीज की बात करो, ऑफ सीजन में आप इंजरी मैनेजमेंट की बात करो, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो मॉनिटरिंग की बात करो, शायद आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन आप अगर फ्रेंचाइज के प्रोडक्ट हो या फ्रेंचाइज आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपका मॉनिटरिंग भी वो करते हैं कि आप कितने ओवर्स डाल रहे हो, आपका इंजरी मैनेजमेंट सिचुएशन क्या है। बहुत कुछ चेंज हो गया। तभी तो सब अपने एक कहते हैं ना कि सब वो सिस्टम में घुसना चाहते थे या रहना चाहते थे। तो आपको लोकल एसोसिएशन की लोगों को भी लेना पड़ता था, क्योंकि आपका होम ग्राउंड वो था। तो उनको थोड़े अपीज करने के लिए थोड़े जन वहां से आते थे, कोचेस, टैलेंट स्काउट, फिर वो अपने अपने प्लेयर्स को प्रमोट करते थे। तो काफी कंफ्यूजन होता था तभी। आई एम नॉट सेइंग दैट they were wrong in any way or right in any way, but as I said, too many bawarchis really spoil your khichdi, and that was everyone was trying to figure out what is the right formula in those days. And I think most of them forgot that the best formula is the simple formula, which Chennai got right. और आपके हिसाब से क्या आपको लगा तभी पहले 2 साल में कि ये सिस्टम और बेहतर हो सकता है, मतलब एज अ होल सिस्टम बेहतर हो सकता है? क्या देखिए, जब भी कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व है, उनका इंट्रोस्पेक्शन, उनका ड्यू डिलिजेंस, उनका जो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, वो भी एकदम इन डेप्थ होता है। अनलाइक स्टेट एसोसिएशंस which is run a lot by the vote bank, elected members. These are people who are working, accountable, answerable. So they will find year after year, they kept improving themselves on what are the areas, कौन से
एरियाज में हम अपना ज्यादा एनर्जीज डालें, यही सोच के कि ये टीम को आगे बढ़ाना है। 2-3 चीजें होती है आईपीएल में। एक तो आप अपना परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करें, दूसरी बात है आप सोचते हो हाउ डू वी इंक्रीज अ फैन बेस, वो तो परफॉर्मेंस पे ही होता है। और तीसरी बात होती है कि आप ऐसा कोई प्लेयर हो जो अपने फिल्टर जो छानी है उससे यंग प्लेयर जो निकले नहीं, तो उसके लिए आपको टैलेंट स्काउट्स भी चाहिए, आपको आपके पास लोग चाहिए जो एक सही पर्सपेक्टिव दे, जो राजस्थान रॉयल्स ने सालों से किया है। नो अननोन प्लेयर्स को सामने लाया, मुंबई इंडियंस ने भी काफी अच्छा किया है, ये विघ्नेश पुतुर और ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अभी कहीं से भी आ गया है, यू नो प्लेयर्स हु हैव बुमराह फॉर आर्गुमेंट से फर्स्ट बिग रिकग्निशन वाज फ्रॉम मुंबई इंडियंस के उन्होंने उसे इन्वेस्ट किया। हार्दिक पांड्या, इनिशियली कृणाल पांड्या, तो एक टैलेंट स्काउट्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इट्स अकाउंटेबल जॉब, इफ यू सक्सीड हो गए तो आपको क्रेडिट मिलता है, और फेल हो गया तो ऐसे भी बहुत आए हैं कि फेल हो गए जिन्होंने आईपीएल खेला लेकिन कहीं कहीं कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था उनका सक्सेस का या परफॉर्मेंस का। बट आई थिंक उसमें 10 में से 2 सक्सेस हो गए तो आपको लगता है कि सही रास्ते पे हो। और अभी तो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है सब कुछ, थोड़ा इमोशन आता है, थोड़ा ईगो आता है जब आप ऑक्शन में बैठते हो, बट ज्यादातर लोग यही सोच के चलते हैं कि हमारी टीम कैसे आगे चलेगी, परफॉर्मेंस करेगी। और आज आपने देखा है आरसीबी आए हैं और पंजाब आए हैं, कभी फाइनल में नहीं आए थे या खेलने का 18 साल से मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन लोग इतने साल से नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये तो कर रहे थे, ये तो अच्छा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बट जब ये आपका फॉर्मूला सही होता है तो आप सोचते हो कि अभी कुछ वो मेहनत का फल आ गया है, एंड विच इज सो इम्पोर्टेंट इन क्रिकेट, बिकॉज आई एम सो हैप्पी दैट 2 टीम्स जिन्होंने 18 साल से संघर्ष किया है आज फाइनल में आए। अगर 18 साल काफी टाइम है, हम तो 18 साल में बूढ़े हो गए एक्चुअली, और ये 18 साल से अगर देखने जाओ कि साल साल हर साल कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल में आए। और मैं यही सोचता था, मैं मुंबई का हूँ, मुंबई इंडियंस का बड़ा फैन हूँ, बट मैं सोच रहा था कि ऊपर वाला कहीं इन पे रहम करे और इन्हें फाइनल में खिलाए तो उनको मैनेजमेंट को भी लगे कि एक थोड़ा सही जा रहे हैं, और क्रिकेट के लिए अच्छा है कि अननोन टीम्स आके यानी लेस फेवरेट टीम्स ओवर द इयर्स can perform and come into the finals, and one new winner will come this year. आपसे यही जानना था, डेक्कन चार्जर्स में आपने टाइम बिताया, आपने एक बिल्ड कराया, एक सेटअप बनाया, ओनर्स को समझाना कि पेशेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगले साल ड्रामेटिक टर्न अराउंड हुआ, 2009 में वो चैंपियन बने। आपको लग रहे थे, संकेत मिल रहे थे पहले साल में, एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट कि आप ओनर्स को समझाएं कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा? यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द ओनर्स, पैशनेट तो सब होते हैं, ओनर्स तो पैशनेट होते हैं, इसीलिए उन्होंने टीम्स लिए, जीतना भी चाहते हैं। थोड़े ऐसे हैं कि वो डिस्टेंस करते हैं एक पॉइंट के बाद, थोड़े ऐसे हैं कि पूरे घुस जाते हैं। अब मैंने मुंबई इंडियंस में देखा कि उन लोग इतनी फैसिलिटीज देते हैं, इतना कुछ देते हैं प्लेयर्स को, कि मैं बार बार सोचता था कि ज्यादा प्रेशर नहीं डाल दे प्लेयर्स पे इतना सब करके, क्योंकि आपको जब इतना सब कुछ, आपका माहौल इतना बढ़िया बनाते हैं कि आप मन में तो होता है ना स्पोर्ट्समैन को कि कहीं आज अपना दिन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो डेक्कन चार्जर्स में अलग था, ओनर्स को ज्यादा आइडिया नहीं था क्रिकेट का।
मुंबई इंडियंस में उनको पता था कि उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, उसमें फर्क है। जब आपको पता है सेकेंड ईयर 2 में उनको पता था कि ज्यादा, इसीलिए काफी जन एडवाइस करते थे और फिर वो फिल्टर करते थे क्या सही है क्या नहीं है। डेक्कन में अलग था, दूसरे फ्रेंचाइजीज में भी अलग होगा उस जमाने में, बट ओनर्स को संभालना, टू आंसर योर क्वेश्चन, इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन यू आर लूजिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट। It's about people management, mood management, ego management, temperament management, everything but saying that it was not our day in cricket, which is actually a cliched line. We use it all the time. Post match press conference में आप देखते हैं ना, we didn't play our best cricket, it was not our day, सब cliched lines है, but ये मायने नहीं रखता है ओनर्स के लिए, believe me. इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज वो जॉन ब्यूकेनन आए थे कोलकाता में, उन्होंने कहा मेरा 5 ईयर विजन है। ऐसा जब कहते हैं तो ओनर्स को कैसे लगेगा? बोलेंगे मेरे पैसे आप 5 साल गवाते रहोगे। ऐसा नहीं होता है 5 ईयर विजन, क्योंकि ये दिस इज अबाउट, इट्स इंस्टेंट क्रिकेट एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। आप देखो एट्रिशन रेट जो है कोचेस में, कोचिंग स्टाफ में इतना बहुत होता है आईपीएल में। क्यों होता है? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आए। तो आज आप कह सकते कि दो ही कोचेस कंटिन्यू करेंगे आईपीएल में नेक्स्ट ईयर। एक है आरसीबी का कोच और एक है पंजाब का कोच। आप किसी और की गारंटी नहीं ले सकते हो। शायद कांस्टेंट, शायद सीएसके रखेगी, बट बाकी का आप गारंटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 5 ईयर विजन नहीं चलता है क्रिकेट में। This is not under 15 or under 17 cricket. This is IPL cricket. This is franchisee run, corporate run cricket. या जहाँ कॉर्पोरेट में सीईओ को 1 साल के बाद सैक मिलता है, तो जायज है कि क्रिकेट में भी ऐसा ही होगा ना। जो कोच होगा, जो सीईओ का रोल कर रहा है ऑन द क्रिकेट ग्राउंड, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दे विल पिक होल्स एट वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। नॉट दैट आई थिंक अ कोच has too much to say once the players go on the ground, but it works that way, and sadly it's the truth. Ricky Ponting has worked as coach in many IPL franchises. If the template was the same, he would have succeeded, no? Yeah. In other franchises. It doesn't work like that. It's about how the team does in those 40 days. And I keep saying that to people who call me and ask me, what is the secret to success? I said, it's how you do in those 40 days. You can do what you want before that. It doesn't matter. हमें याद है कि हमने डेक्कन चार्जर्स में शाहिद अफरीदी को लिया था ऑक्शन में, क्योंकि हमें लगा कि चलो ऑलराउंडर है, लंबी मार सकता है, आइडियल उस जमाने के T20 में लेग स्पिनर है, बट मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया ज्यादा। और ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी प्लेयर उस जमाने में सोचते हैं यार पैसे लेके जाओ, ये क्या, ये रियल क्रिकेट थोड़ी है, ये क्लब मैचेस है। तो क्या हुआ था कि आईपीएल वाज क्रिएटेड टू बी अ मींस टू एन एंड। द एंड वाज टू हमारे देश के लिए खेलना है। ये एक पड़ाव था इंडिया के लिए खेलने के लिए, लेकिन थोड़े सालों में ऐसा हो गया, ये एंड ही हो गया कि मुझे आईपीएल खेलने मिल रहा है ना, अभी इंडिया मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा वो जर्नी में थोड़ा एक चेंज आ गया। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा हूँ। जैसे हम रणजी ट्रॉफी एक स्टेपिंग स्टोन होता है इंडिया के लिए खेलने के लिए। It's a means to an end. IPL was a means to an end for white ball cricket. Somewhere it became an end itself for so many, because they also realized that this is going to give them stability, security, money, this, that, and a lot of players know that to play for India, there are only 14 players, 15 players. If you to play in the IPL, there are so many teams multiplied by 20. So the probability of getting picked in the IPL if you're doing well in white ball cricket is more than playing for India. For somebody like Shreyas Iyer,
it will be a stepping stone to something big for Indian cricket because of the way he's taken the franchise. But for others, you don't know where they're going to go. Or you might as well be happy with what you have and create that financial. And it's a good thing if they're getting the financial security. It gives you a reason to play also well. मुंबई में जब आप थे तब आपके कप्तान जो थे, आपने उनके साथ 1988 में रणजी ट्रॉफी भी खेला था, सचिन तेंदुलकर। वो 15 साल के सचिन और उसके बाद 20 साल के बाद 21 साल के बाद वो गॉड ऑफ क्रिकेट हो गए थे, वो कप्तान थे मुंबई के। कैसा था वो काम करना उनके साथ? सचिन we have known, I mean, everybody who जिन्होंने उसे पहले साल जब बॉम्बे टीम में आते हुए देखा, हमें लगा, तभी भी लगा था कि ये कोई अलग अलग पीस है। इसका चैसी नंबर नॉर्मल नहीं है, भगवान ने बनाया भी है और मेहनत भी करता है, गिफ्टेड है, बट कॉन्शियस है अपने गेम के बारे में। तो उसका जो जर्नी था हमने सबने देखा था 88 में जब आया बॉम्बे टीम में, और उसके बाद जो उसने, बट जब वो पहले साल की आईपीएल हुई तो बाय देन ही हैड रीच्ड द आइकॉनिक स्टेचर ऑफ बीइंग Sachin Tendulkar the great, and I had a great communication with him in those days. I don't know after that, but in those 1.5 years, I just found him very receptive to any suggestions. Also, pretty much clear in his mind what he wanted. Right or wrong, we don't know, but and he had reasons for it. उसके कारण भी सही थे, ये करना है इसीलिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, उस जमाने में T20 इतनी इवॉल्व नहीं थी। इट वाज लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। सो अब 16 साल बाद आप अगर कोई नुक्स निकाले या कोई आप इंट्रोस्पेक्शन करे तो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी सीख रहे थे। हमें भी पता नहीं कि पावर प्ले का क्या होना चाहिए टारगेट। आप जो देख रहे हैं आज, वो तभी ऐसा नहीं था। तभी ऐसे लगा कि विकेट नहीं जाना चाहिए, आप 6 ओवर में 40 रन भी करो तो ठीक है। तो एक अलग अलग माहौल होता था, अलग थिंकिंग होता था। बैटिंग का एक नजरिया अलग था, बॉलिंग का एक नजरिया अलग था। आज आप सोच रहे हैं कि आप यॉर्कर बॉल डालोगे एज ऑफ द बॉक्स, विच इज within the rules but not within the reach of the batsman. तभी ऐसा कोई सोचता नहीं था। So I think the game has evolved so much that everything is evolved, around the thinking, the approach of franchisees, owners. Everybody has changed, and we are also learning, watching cricket now, that T20, that it's a complete different mindset of how to play, how to watch also. It's evolved. I mean, frankly, क्या कहते हैं कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट से अभी कलर फिल्म का जो दौर था, अब हिंदी पिक्चर देखे, वी शांताराम के टाइम की पिक्चर है, और आज आप देखे विद दिस स्पेशल SFX, बहुत कुछ चेंज हो गया। वैसे क्रिकेट भी T20 चेंज हो गया है, एंड चेंज तो होता है बिकॉज लोग भी समझते हैं कि क्या व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। मैं एक आखिरी सवाल आपसे 2009 के आईपीएल के बारे में भी पूछना चाहता था। लॉजिस्टिकली, साइकोलॉजिकली, वो साल मतलब मुंबई के लिए नहीं, बाकी टीमों के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज था? बिकॉज साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जैसे आपने पहले बताया कि यू हैव टू बिल्ड अ टीम फॉर इंडिया, एंड बाद में पता चला कि यू आर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका। तो और वो परफॉर्मेंस जब एक बार डिप होने लगता है, आपने 2008 में भी देखा, 2009 में भी देखा, क्या उसे पिकअप करना T20 जैसे टूर्नामेंट में मोमेंटम बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है? एंड वाज दैट द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दैट सीजन फॉर यू? It is huge, believe me. I always think of that when a team loses. Even now I think, how are they going to pick themselves up? And that is why I must give credit to teams like Mumbai Indians, who historically have failed in the first half. तो एक माहौल बहुत, आप जितना भी माहौल को अच्छा करने जाओ, मोमेंटम एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत वेटेज है उस वर्ड में, मोमेंटम में। और हम जितना भी सोचे कि उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ फर्क पड़ता है।
बट आप जैसे खेलते जाओ ना, आप एक ग्राउंड पे जाइए एक बड़े मैच में, और सबका जोश होता है, लेकिन क्रिकेटर का माइंडसेट है आज अपना दिन नहीं है, 2 कैच चले गए, या आज ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक होता है ना कि माहौल, यानी एनर्जी बोलो, ये बोलो, it is so tough to come out of a depression in performance, because the games are back to back. 2 is you make corrective changes to succeed and they don't happen. Then what do? You go back to a plan A or go back to a new plan. There's so many things that run through a coach's mind. And from the outside, I think the best way to do it is to keep it simple. Not that it happens in each team, but it's very tough. आपका सवाल तो सही है. It's a very valid question and a big learning for everybody. Okay, when you're down, people might say, we've got the momentum, this, that, but they mean it, because if you lose 2-3 games on the trot, you are mentally down, the confidence is down, the mood is down. Then you start looking for excuses. You start looking for the cracks in your team, कि कहाँ mistakes हो रहे हैं, कैसे भरने हैं, बहुत कुछ होता है. और मुझे लगता है कि जो 40 to 5 days में इतने मैचेस आप रखते हो, उसमें जितना आप पहले जीत सको, because bad days are going to come. आईपीएल क्रिकेट जिंदगी जैसी है कि आपके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन आप जितना अच्छे दिन में आप कर लो, एक्यूमुलेट कर लो, आपको पता है कि वो बुरे दिन का वो जो नुकसान है वो कम होगा. बट इसीलिए मैं दाद देना चाहता हूँ मुंबई इंडियंस को कि हर साल वो शुरू करते हैं. अभी तो एक्चुअली सरप्राइज भी नहीं होता कि उस when they start badly, because somewhere they will recover, and it's become a habit with them, but believe me, it's not easy. आखिरी 2 सवाल आपसे. आपने बड़ौदा क्रिकेट के सीईओ का रोल भी किया था. आईपीएल में जो आपने काम किया, वहां से जो सीख मिली, क्या आपने वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की, या 2 अलग सिस्टम्स हैं? बहुत अलग है. डिफरेंट बीस्ट बोल सकते हैं हम. एक तो यहाँ पे ओनर्स को मैनेज करो, वहां वोटर्स को मैनेज करो. आईपीएल में आपको थोड़े ओनर्स को ही मैनेज करने पड़ते हैं. यहाँ एपेक्स काउंसिल वगैरह ज्यादा लोगों को, सब इलेक्टेड है, तो उनका अप्रोच अलग रहता है. बहुत अलग है, बहुत अलग है. एंड इट्स अ लर्निंग, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट क्रिकेट. आखिरी सवाल आपसे. विथ हाइंडसाइट आपके पास है अभी, एक ऐसी चीज जो आप अलग करोगे अगर आप अब किसी आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ जुड़ोगे तो? अलग तो ये करूंगा कि देखिए, ऑनेस्टली अपना व्यू दूंगा ओनर्स को. कभी कभी हम सोचते हैं हम एम्प्लॉइज हैं तो हमें हाँ मिलाना चाहिए, क्योंकि नौकरी का सवाल है. अगर आपको पता ही है कि हारने के बाद थोड़े हेड रोल होंगे, तो सही एडवाइस दे के निकल जाए तो ही बेहतर रहेगा. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट शिशिर जी. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बात करने के लिए सहमति दी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक्स अ लॉट फॉर. थैंक यू सो मच चंद्रेश. नाइस टू बी विथ यू. या बाय. बाय.